दो धाम यात्रा यानी केदारनाथ व बद्रीनाथ। उत्तराखंड के 4 धामों में से प्रमुख 2 धाम श्री केदारनाथ जी व श्री बद्रीनाथ जी की धार्मिक यात्रा का टूर प्लान, पैकेज व ज़रूरी जानकारियों को लेकर हाजिर है आपका अपना दोस्त इंजीनियर DS राठौर। आप सभी दर्शकों का आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो DS राठौर में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड के 2 प्रमुख धाम श्री केदारनाथ व श्री बद्रीनाथ धाम के टूर प्लान के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस समय मैं बाबा केदार के भव्य मंदिर के सामने केदारनाथ धाम पर मौजूद हूँ और इस क्लिप में मैं वैकुंठ धाम के द्वार पर यानी श्री बद्री विशाल जी के भव्य मंदिर के सामने श्री बद्रीनाथ धाम पर मौजूद हूँ। अगर आप भी इन दोनों धाम की इसी साल यात्रा करने के इच्छुक हैं तो ये वीडियो निश्चित रूप से आपके लिए ही है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं 2 धाम की यात्रा। मित्रों, आप देश के किसी भी कोने में क्यों न रहते हों, आपके सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से आपको हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंचना है और रात्रि विश्राम भी यहीं पर करना है। अगर आप अपने घर से इस तरीके से रवाना होते हैं कि हरिद्वार या ऋषिकेश सुबह जल्दी पहुंच जाते हैं तो फिर आपको हरिद्वार या ऋषिकेश में रुकने की ज़रूरत नहीं है। वैसे समझदारी इसी बात में है कि आपको हरिद्वार या ऋषिकेश में रात्रि विश्राम जरूर करना चाहिए ताकि रात्रि विश्राम के बाद तरोताज़ा व फ्रेश होकर अगली यात्रा के लिए तैयार रह सकें। हरिद्वार व ऋषिकेश में ठहरने के लिए हर तरह की होटलों व धर्मशालाओं की भरमार है। आप अपनी ज़रूरत व सुविधा के अनुसार किसी भी होटल या धर्मशाला को चूज कर सकते हैं। मैं भी अपने परिवार के 3 जन के साथ 2 धाम की इस यात्रा के दौरान टूर पैकेज के तहत ऋषिकेश में होटल MJ हिल्स में रुका था, जो प्रीमियम कैटेगरी की प्रॉपर्टी थी और हमारे टूर पैकेज का हिस्सा थी। यहाँ से यानी हरिद्वार या ऋषिकेश से आपको सुबह 7 बजे तक सोनप्रयाग, सिरसी, फाटा या गुप्तकाशी के लिए निकलना है और वहीं रात्रि विश्राम भी करना है। जिन यात्रियों को पैदल ट्रैकिंग करके केदारनाथ जाना है उन्हें सोनप्रयाग में रुकना समझदारी वाला कदम रहेगा ताकि यहीं से गौरीकुंड जाने में उन्हें आसानी रहेगी। सोनप्रयाग, सिरसी, फाटा या गुप्तकाशी जाने के लिए हरिद्वार या ऋषिकेश से सरकारी व प्राइवेट बसें आसानी से मिल जाती हैं। अगर आपको कम लागत में ही 2 धाम की यात्रा पूरी करनी है तो सरकारी बसों से यात्रा करने का विकल्प समझदारी वाला रहेगा। लेकिन अगर आप आर्थिक रूप से संपन्न व मजबूत हैं तो आपको इस तरह की धार्मिक यात्राओं के लिए बस, मिनी बस, ट्रेवलर टेम्पो या कार टैक्सी के द्वारा पैकेज टूर से यात्रा करना सुरक्षित, आरामदायक व समझदारी वाला कदम रहेगा। ऐसा करने से आप निश्चिंत होकर बिना किसी टेंशन के अपनी धार्मिक यात्रा का आनंद ले सकेंगे। आपको केवल टूर पैकेज का भुगतान करना है, बाकी सारा काम टूर पैकेज प्रोवाइड करने वाली ट्रेवल एजेंसी का रहेगा। मैंने भी अपने परिवार के 3 जन के साथ भरोसेमंद ट्रेवल एजेंसी अद्भुत उत्तराखंड के मार्फत 7 दिनों का 2 धाम यात्रा का डिलक्स टूर पैकेज लिया था, जिसकी वजह से हमने इस यात्रा का भरपूर लुत्फ उठाया और बिना किसी परेशानी के 2 धाम की यात्रा पूरी कर सकुशल घर लौट सके। इस तरह हरिद्वार या ऋषिकेश से सोनप्रयाग, सिरसी, फाटा या गुप्तकाशी में से किसी एक जगह आपको पहुंचना है। अगर आपने केदारनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर टिकट बुक करवा रखे हैं तो आपको उस जगह या उस जगह के आसपास ही रुकना चाहिए जिस जगह से आपको हेलीकॉप्टर से यात्रा शुरू करनी है। केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर की सर्विसेज सिरसी, फाटा व उत्तरकाशी में बने हेलीपैड से संचालित होती है। ऐसे में हमें उस जगह ही रुकना चाहिए जो हमारे हेलीकॉप्टर टिकट में मेंशन है। सिरसी, फाटा व उत्तरकाशी से केदारनाथ तक की हेलीकॉप्टर यात्रा का किराया इस समय आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है। हम लोग सिरसी व फाटा के बीच बने रिजॉर्ट शिवाज ट्राइडेंट में रुके थे, जो प्रीमियम प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आती है। ये प्रॉपर्टी हमारे टूर पैकेज में शामिल थी। इस रिजॉर्ट से 200 मीटर की दूरी पर सिरसी हेलीपैड है और 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर फाटा हेलीपैड है।
चूँकि हमारे हेलीकॉप्टर के टिकट सिरसी हेलीपैड से केदारनाथ जी व अगले दिन केदारनाथ जी से वापसी सिरसी तक के बने हुए थे, लिहाजा ठहरने व रात्रि विश्राम के लिए शिवाज ट्राइडेंट रिजॉर्ट हमारे लिए हर दृष्टि से माकूल व आरामदायक जगह थी। अगर आपके पास हेलीकॉप्टर टिकट नहीं है तो फिर आप अपनी सुविधा के हिसाब से सोनप्रयाग, सिरसी, फाटा या गुप्तकाशी में से किसी भी जगह रुक सकते हैं। ये सारी जगह अधिकतम 10 किलोमीटर की परिधि में मौजूद है। यहाँ रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन सुबह जल्दी उठकर 6 बजे तक तैयार होकर सोनप्रयाग में उपलब्ध शेयरिंग सुमो या शेयरिंग टैक्सी से गौरी कुंड जाना है। इसके लिए 50 से 60 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से शेयरिंग सुमो आसानी से अवेलेबल हो जाती है। सोनप्रयाग से गौरी कुंड की दूरी 6 किलोमीटर है। गौरी कुंड से ही केदारनाथ के लिए पैदल यात्रा यानी ट्रैकिंग शुरू होती है, जो लगभग 16 किलोमीटर की है। अगर आप ये ट्रैकिंग सुबह 7 बजे तक शुरू कर देते हैं तो शाम 5 बजे तक आराम से केदारनाथ धाम पहुंच सकते हैं, क्योंकि गौरी कुंड से केदारनाथ की 16 किलोमीटर की इस ट्रैकिंग को पूरा करने में लगभग 8 से 10 घंटे का समय लग ही जाता है। 16 किलोमीटर की ये दूरी एक तरह से खड़ी चढ़ाई वाली है, जो बेहद दुर्गम रास्तों से होते हुए केदारनाथ धाम पहुंचती है। 16 किलोमीटर की ये पैदल यात्रा अत्यंत थकाने वाली व जोखिम भरी यात्रा है। केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से 3583 मीटर की ऊंचाई पर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। भगवान शिव को समर्पित केदारनाथ जी के इस मंदिर में हर साल लाखों भक्त उनका आशीर्वाद व मोक्ष प्राप्ति के लिए 16 किलोमीटर की इस चुनौतीपूर्ण यात्रा को पूरी करके आते हैं। केदारनाथ पहुंचने के बाद वहां का प्राकृतिक दृश्य देखकर ऐसे लगता है जैसे साक्षात शिवलोक यानी स्वर्ग में आ गए हों। 16 किलोमीटर की इस यात्रा में कई खूबसूरत नज़ारे, आराम करने की जगह और यात्रियों के लिए ज़रूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगर आप 16 किलोमीटर की इस दुर्गम यात्रा को संपन्न करने में शारीरिक रूप से अक्षम हैं तो इसके लिए खच्चर, घोड़े, टट्टू, पालकी व पिट्ठू के मार्फत ये दुर्गम यात्रा पूरी कर सकते हैं। गौरी कुंड से केदारनाथ की 16 किलोमीटर की यात्रा का पहला पड़ाव यानी पहला विश्राम स्थल जंगल चट्टी है, जो गौरी कुंड से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके आगे दूसरा पड़ाव यानी दूसरा विश्राम स्थल भीमबली है, जो जंगल चट्टी से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ आरामदायक यात्रा के लिए टेंट, मुफ्त में पेयजल व शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। इसके आगे 4 किलोमीटर की दूरी पर तीसरा पड़ाव आता है, जिसका नाम है लिंचोली। यहीं पर खूबसूरत पहाड़ी नज़ारों के अलावा वो जगह भी दिखाई देती है जहाँ से मंदाकिनी नदी शुरू होती है। इस जगह मेडिकल व GMVN के टेंट की सुविधा भी उपलब्ध है। लिंचोली से 4 किलोमीटर आगे केदारनाथ बेस कैंप है, जहां हमें ग्लेशियर और अद्भुत व मनोरम प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलेंगे, जो आपके इस ट्रैक को हमेशा के लिए यादगार बना देंगे। और इस बेस कैंप से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है भगवान श्री केदारनाथ जी का भव्य मंदिर। इस 1 किलोमीटर की दूरी में भी GMVN के टेंट व दूसरी प्राइवेट कंपनियों के टेंट लगे हुए हैं, जहां आप पहले से बुक किए गए टेंट या होटल्स में रुक सकते हैं। इस तरह से 16 किलोमीटर की इस दुर्गम व चुनौतीपूर्ण यात्रा को पूरी करके आखिर उस जगह पहुंच जाते हैं जिसे भगवान शिव का धाम कहा जाता है, यानी केदारनाथ धाम। यहाँ पहुँचने के बाद 10-15 मिनट के विश्राम के पश्चात हमें दर्शनों की लाइन में लग जाना चाहिए, ताकि रात्रि विश्राम से पहले एक बार बाबा केदार के श्री दर्शन हो जाए और शाम 7 बजे की आरती में भी शामिल हुआ जा सके। इसके बाद समय हो तो उसी रात को भीमशिला, आदि गुरु शंकराचार्य जी वे श्री भैरवनाथ बाबा के दर्शन कर सकते हैं, वरना रात्रि विश्राम के बाद अगली सुबह जल्दी उठकर आराम से इन तीनों जगहों के दर्शन किए जा सकते हैं। अगर आपको केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में जाकर किसी आचार्य या पंडित जी के सानिध्य में लघु रुद्राभिषेक या षोडशोपचार विधि से ज्योतिर्लिंग का पूजन करना हो तो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की वेबसाइट पर जाकर एडवांस में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। केदारनाथ धाम में भगवान श्री केदारनाथ जी की पूजा केवल ग्रीष्म काल में ही होती है। शीतकाल में बाबा केदारनाथ उखी मठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में विराजते हैं, क्योंकि शीत ऋतु में केदारनाथ धाम पूरी तरह से बर्फ की चट्टानों से ढका रहता है, जिससे
यहाँ पर जीवन यापन करना भी कठिन हो जाता है। केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय गर्मियों में मई व जून का महीना और सर्दियों में अक्टूबर व नवंबर का महीना होता है, क्योंकि इन महीनों में वर्षा व बर्फबारी की संभावनाएं नहीं के बराबर होती है, जिससे पहाड़ों के धड़कने व बर्फ से रास्ते अवरुद्ध होने के कोई चांस नहीं रहते हैं। इसलिए मई जून व अक्टूबर नवंबर के महीने इस यात्रा के लिए हर दृष्टि से उत्तम है। जुलाई से दिसंबर के 4 महीनों में बारिश की संभावनाएं ज़्यादा रहती है और दिसंबर से मार्च तक बर्फबारी ज़्यादा रहने की वजह से मंदिर के पट बंद रहते हैं। कुल मिलाकर केदारनाथ जी की यात्रा मई जून व अक्टूबर नवंबर के महीनों में करना सुरक्षित व समझदारी वाला कदम रहता है। ध्यान रहे, यात्रा 4 धाम की हो या 2 धाम की या फिर एक ही धाम की क्यों न हो, इसके लिए आपको यात्रा पर जाने से पूर्व उत्तराखंड सरकार की अधिकृत वेबसाइट registration&touristcare.uk.gov.in पर जाकर अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन करवाना निहायत ज़रूरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के आप किसी भी धाम की यात्रा नहीं कर सकते। इसके अलावा केदारनाथ यात्रा पर जाने से पूर्व अपने पास जरूरी सामान व दस्तावेज जैसे यात्रा का रजिस्ट्रेशन, आधार कार्ड, कैश यानी रोकड़ रुपया, ज़रूरी दवाइयाँ, मास्क, कोल्ड क्रीम, गर्म कपड़े, गर्म मोजे, गर्म दस्ताने, मंकी केप, रेन कोट, छाता, मोबाइल चार्जर, पावर बैंक, गर्म पानी की बोतल, टॉर्च, ट्रैक शूज, बांस की लाठी, ग्लूकोन डी, एनर्जी ड्रिंक्स, होटल व हेलीकॉप्टर बुकिंग तथा टूर पैकेज के कागजात और ड्राई फ्रूट्स तथा स्नैक्स इत्यादि लेना न भूलें। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए केदारनाथ जी की यात्रा करेंगे तो रास्ते में किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी और आपकी यात्रा आरामदायक व सुरक्षित रहेगी। केदारनाथ मंदिर के आसपास अथवा केदारनाथ यात्रा के दौरान इन जगहों पर जाना न भूलें, जिसका मैं अभी जिक्र करने जा रहा हूँ। पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से इन सभी जगहों का अपना धार्मिक व आध्यात्मिक महत्व है और ये दर्शन करने वाली जगह है गुप्त काशी, ऊखी मठ, गौरी कुंड, वासुकी ताल, त्रियुगी नारायण मंदिर, भैरवनाथ मंदिर व आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति। इस तरह एक रात केदारनाथ धाम में विश्राम करने के बाद दूसरे दिन अल सुबह फिर केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके वापसी के लिए केदारनाथ से गौरी कुंड के लिए समय पर रवाना हो जाना चाहिए, ताकि दोपहर 3 से 4 बजे तक आराम से गौरी कुंड पहुंचा जा सके। जिन्होंने हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जी की यात्रा की है और जिनका रिटर्न टिकट अगले दिन का है, उन्हें भी एक रात केदारनाथ जी में बिताने के बाद दिए गए समय से 1 घंटा पूर्व केदारनाथ हेलीपैड पर पहुंचकर उस एविएशन कंपनी के ऑफिस में रिपोर्ट करनी चाहिए जिस एविएशन कंपनी के आपके हेली टिकट्स हैं। इस तरह से पैदल यात्रियों को गौरी कुंड से सोनप्रयाग या फिर जिस जगह आप पहले से ठहरे हुए थे वहां पहुंचकर रात्रि विश्राम करना है। वहीं हेलीकॉप्टर से पहुंचने वालों को सिरसी, फाटा या गुप्त काशी, जहां का उनका हेली यात्रा टिकट है, वहां पहुंचकर रात्रि विश्राम करना है, ताकि अगली सुबह को बद्रीनाथ धाम के लिए अपनी यात्रा शुरू कर सकें। एक ज़रूरी और अहम जानकारी उन यात्रियों के लिए जो केदारनाथ जी की यात्रा हेलीकॉप्टर से करना चाहते हैं। ध्यान रहे, केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर की बुकिंग केवल और केवल IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट heliYatra.irctc.co.in से ही करें। इसके अलावा बाकी सारी वेबसाइट फर्जी है। बहुत सारे लोग या एजेंट्स 1000 रुपया प्रति व्यक्ति एक्स्ट्रा लेकर हेलीकॉप्टर का टिकट बनाकर देने का दावा करते हैं। उनमें से 90% लोग या तथाकथित एजेंट्स केवल फ्रॉड करते हैं और फर्जी बुकिंग आईडी के साथ किसी और के टिकट को एडिट करके आपका नाम व उम्र इत्यादि भरकर आपको थमा देते हैं। जब उस टिकट को IRCTC की वेबसाइट पर वेरीफाई द टिकट के जरिए वेरीफाई करते हैं तो साफ लिखा आता है कि डेटा नॉट फाउंड, यानी IRCTC के सर्वर पर आपके इस टिकट का कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, यानी टिकट पूरी तरह से फर्जी है। इसलिए ऐसे फर्जी एजेंटों की जालसाजी से बचना चाहिए, ताकि आपके कीमती समय, श्रम व धन को जाया होने से बचाया जा सके और जो परेशानी होगी उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। दूसरी बात, IRCTC की वेबसाइट पर जब भी हेली यात्रा की बुकिंग ओपन होती है तो उसके 10 से 15 मिनट के अंदर ही सारे स्लॉट बुक हो जाते हैं। आपके पास
तेज़ स्पीड का इंटरनेट कनेक्शन व तेज़ प्रोसेसर का कंप्यूटर होने के बावजूद एक भी टिकट बुक करवाने में लगभग असफल रहते हैं। ऐसी सूरत में करें तो क्या करें? तब हमारे पास एजेंट्स के मार्फत टिकट बुक करवाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता है। ऐसी स्थिति में उसी एजेंट को पकड़ें जो आपका परिचित हो अथवा आपके किसी परिचित या रिश्तेदार का जानकार हो। इस तरह का एजेंट विश्वसनीय होता है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि विश्वसनीय एजेंट आपसे एडवांस के तौर पर 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। पहले टिकट बना कर देते हैं, उसके बाद वो एजेंट हमें उस टिकट को IRCTC की वेबसाइट पर वेरीफाई करने को बोलते हैं। वेरीफाई होने के बाद ही हमसे टिकट की राशि व 1 अथवा 2,000 रुपये कमीशन के तौर पर एक्स्ट्रा लेते हैं। एजेंट्स के मार्फत हेलीकॉप्टर यानी हेली यात्रा का टिकट खरीदना वैसे कोई गैर कानूनी नहीं है, क्योंकि IRCTC पर एजेंट्स के लिए कुछ टिकटों का कोटा होता है और इसी आड़ में बहुत सारे फर्जी एजेंट्स यात्रियों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर हज़ारों व लाखों रुपयों का चूना लगा जाते हैं। ऐसे एजेंटों से बचना चाहिए। कुल मिलाकर अनजान व अपरिचित एजेंट से टिकट नहीं खरीदना चाहिए। मैंने भी अपने व अपने परिवार के लिए अपने परिचित के मार्फत उनके परिचित एजेंट से हेली यात्रा के टिकट बनवाए थे। उन्होंने टिकट को वेरीफाई करने के बाद भुगतान करने को कहा। इसलिए जब मैंने सारे टिकट्स को IRCTC की वेबसाइट पर वेरीफाई किया तो सारे टिकट्स के डेटा अवेलेबल मिले, यानी सारे टिकट्स जेन्युइन थे। टिकट्स वेरीफाई करने के बाद ही मैंने टिकट्स की राशि अपने परिचित को ट्रांसफ़र की। इसके अलावा हेलीकॉप्टर टिकट के बारे में एक और अहम व ज़रूरी जानकारी वो ये है कि यदि आपके पास 100% जेन्युइन टिकट है तो भी इस बात की रत्ती भर भी गारंटी नहीं है कि आप उस जेन्युइन टिकट से हेलीकॉप्टर की यात्रा करके केदारनाथ धाम पहुंच ही पाएंगे, क्योंकि केदारनाथ धाम पर बने हेलीपैड के इर्द गिर्द पहाड़ों पर नमी की वजह से वातावरण में फोग यानी धुंध या कोहरा बन जाता है, जिससे हेलीकॉप्टर के पायलट को कुछ भी दिखाई नहीं देता है और पायलट हेलीकॉप्टर को केदारनाथ के हेलीपैड पर उतारने से पहले ही वापस उसी हेलीपैड पर लौट आता है जिस हेलीपैड से उसने उड़ान भरी थी। इस प्रकार खराब मौसम की वजह से दिन की कई उड़ानें तो कई बार पूरे दिन की उड़ानें रद्द हो जाती हैं। ऐसे में उस तारीख व उस टाइम स्लॉट्स की सारी टिकट्स कैंसिल कर दी जाती हैं जिस तारीख व टाइम स्लॉट्स में मौसम अनुकूल नहीं रहता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सिरसी से केदारनाथ जी के लिए जिस दिन मेरी हेलीकॉप्टर की यात्रा थी उससे एक दिन पहले खराब मौसम के चलते सारी ट्रिप्स कैंसिल कर दी गई थी, जिन्हें दूसरे दिन यानी हमारी यात्रा वाली तारीख के दिन बीच बीच में एडजस्ट कर लेते, मगर दूसरे दिन भी रह रह कर बीच में मौसम खराब हो रहा था। ऐसे में मेरी यात्रा वाले दिन व उससे पहले वाले दिन के कई टिकट्स की बुकिंग कैंसिल कर दी गई। संयोग से मेरा टाइम स्लॉट 3 से 6 बजे वाला था और उस समय मौसम सही व एकदम साफ़ हो गया, जिसके चलते शाम 5 बजे हमारा नाम पुकारा गया और हम उसी रोज़ हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम पहुंचने में सफल रहे। वरना जिन यात्रियों ने बड़ी मुश्किल से अपने व अपने परिवार के लिए जेन्युइन टिकट्स की व्यवस्था की थी, खराब मौसम के चलते उन्हें निराश होना पड़ा और उनके टिकट्स कैंसिल कर दिए गए। खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर टिकट कैंसिल करना एक आम बात है और जिन यात्रियों के टिकट्स कैंसिल होते हैं उनके चेहरों पर निराशा की लकीरें साफ झलकती हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर टिकट कैंसिल होते ही आगे के सारे प्रोग्राम अस्त व्यस्त हो जाते हैं। ऐसी सूरत में जिन यात्रियों के टिकट कैंसिल हो जाते हैं वो यात्री केदारनाथ जी के दर्शन किए बगैर अपने घरों को लौटने के लिए मजबूर होते हैं। हालांकि जिनकी हेलीकॉप्टर टिकट कैंसिल होती है उन्हें पूरी राशि का रिफंड मिल जाता है, मगर टिकट कैंसिल होने पर यात्रियों की मनोदशा को आसानी से महसूस किया जा सकता है। कई यात्री तो एविएशन कंपनी के कर्मचारियों व अधिकारियों के सामने लाचार होकर मिन्नतें करते हुए या फिर गिड़गिड़ाते हुए देखे जा सकते हैं। ऐसी सूरत में हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वालों को सलाह दी जाती है कि वो इस स्थिति के लिए मानसिक रूप से तैयार होकर ही यात्रा में आगे कदम बढ़ाएं और उसकी वैकल्पिक व्यवस्था भी करके रखें। हालांकि मेरे जैसे बहुत सारे सौभाग्यशाली यात्री भी होते हैं जिनके टाइम स्लॉट के दौरान मौसम साफ व सही हो जाता है।
ऐसे यात्रियों का हेलीकॉप्टर यात्रा के लिए जब नाम पुकारा जाता है तो उस समय उनके चेहरे की खुशी देखते ही बनती है। कुल मिलाकर मेरी नज़र में हेलीकॉप्टर की यात्रा संपन्न होना या न होना सब बाबा केदार की कृपा पर ही निर्भर करता है। उसका बुलावा आ जाए तो मौसम और परिस्थितियों को अनुकूल होते देर नहीं लगती है, और जब तक उसका बुलावा नहीं आ जाता तब तक परिस्थितियाँ किसी न किसी रूप में प्रतिकूल बनी ही रहती है। ऐसी स्थिति में जिन यात्रियों के पास हेली यात्रा के कन्फर्म टिकट होते हुए भी किसी भी वजह से उनकी हेलीकॉप्टर टिकट कैंसिल हो जाती है तो उन्हें इसके लिए निराश हुए बगैर केदारनाथ जी की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। इसी भावना के साथ कि हमारी ज़िंदगी में जो भी घटना घटित होती है उसी में हमारी भलाई निहित है, इस प्रकार हेलीकॉप्टर के जरिए केदारनाथ जाने वालों को दोनों ही स्थितियों के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। केदारनाथ धाम के श्री दर्शन करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं और अगली यात्रा शुरू करते हैं श्री बद्रीनाथ धाम के लिए। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित है। बद्रीनाथ धाम को पृथ्वी लोक का वैकुंठ भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बद्रीनाथ जी के दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु इस स्थान पर नर नारायण के रूप में बैठकर ध्यान मुद्रा में तपस्या कर रहे थे। तपस्या के दौरान भगवान श्री हरि को ठंड से बचाने के लिए माता लक्ष्मी जी ने बेर के पेड़ का रूप धारण कर भगवान विष्णु जी को ठंड से बचाया था। कहते हैं कि ठंड इतनी ज़्यादा थी कि बेर का पेड़ पूरी तरह से बर्फ से ढक गया था। बेर के पेड़ को बद्री का पेड़ भी कहा जाता है। जब भगवान विष्णु जी ने तपस्या पूर्ण कर अपनी आंखें खोली तो माता लक्ष्मी जी के इस अटूट प्रेम व त्याग से प्रसन्न होकर उस जगह का नाम बद्रीनाथ रख दिया। तभी से इस पवित्र स्थान को बद्रीनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। बद्रीनाथ धाम के कपाट केदारनाथ धाम की तरह ही वैशाख माह में खुलते हैं और कार्तिक मास में दीपावली के बाद बंद हो जाते हैं। बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु जी की शालिग्राम मूर्ति स्थापित है। शीत ऋतु में अधिक बर्फबारी के चलते मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। कपाट बंद करने से पहले बद्रीनाथ मंदिर में अनोखा दीपदान किया जाता है। शीतकाल में बद्रीनाथ जी की शालिग्राम मूर्ति जोशी मठ के नारायण मंदिर में लाई जाती है और अगले 6 महीनों तक इसी मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार पांडवों ने स्वर्ग जाने के लिए बद्रीनाथ से स्वर्ग रोहिणी मार्ग की यात्रा की थी। धर्मराज युधिष्ठिर को छोड़कर बाकी सारे पांडव वे द्रौपदी स्वर्ग तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। केवल धर्मराज युधिष्ठिर अकेले ही इस मार्ग से स्वर्ग को गए थे। इस समय आप अपनी स्क्रीन पर जो सबसे ऊंचा पहाड़ देख रहे हैं, इसी पहाड़ से होते हुए पांडवों ने स्वर्ग की यात्रा की थी। ये सभी घटनाएं बद्रीनाथ धाम की महत्ता वे उसके दर्शन मात्र से मोक्ष प्राप्ति को प्रमाणित करती हैं। तभी तो बद्रीनाथ धाम को इस धरती का वैकुंठ कहा गया है। ऐसे दिव्य वैकुंठ धाम की यात्रा के लिए हम सोनप्रयाग, सिरसी, फाटा या गुप्तकाशी जहाँ ठहरे हुए थे वहाँ से सुबह जल्दी 7 बजे तक तैयार होकर इस यात्रा के लिए निकल जाना है, ताकि रास्ते में पड़ने वाले दर्शनीय स्थल जैसे माणा गांव, व्यास गुफा, गणेश गुफा, ओली, फूलों की घाटी, वसुधारा जलप्रपात, चरण पादुका, चोपटा, तप्त कुंड, नारद कुंड, जोशी मठ, संतोपत झील, पांडुकेश्वर आदि मंदिर, देवप्रयाग जहाँ अलकनंदा व भागीरथी नदी का संगम होता है, एवं तुंगनाथ महादेव मंदिर के दर्शन किए जा सके। हालांकि एक ही दिन में इन सभी पवित्र स्थानों के दर्शन करके समय पर बद्रीनाथ धाम पहुंचना संभव नहीं है। ऐसी सूरत में कुछ स्थानों के दर्शन बद्रीनाथ जी जाते समय तो बाकी बचे स्थानों के दर्शन बद्रीनाथ जी से वापसी के दौरान किए जा सकते हैं। सुबह 7 बजे तक सिरसी, फाटा या गुप्तकाशी से बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना होते हैं तो बीच रास्ते में पड़ने वाले महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थलों का आनंद लेते हुए शाम 5 से 6 बजे के बीच आराम से बद्रीनाथ धाम पहुंच सकते हैं। बद्रीनाथ धाम पहुंचते ही सबसे पहले आप अपना सामान उस होटल में शिफ्ट कर लें जहां आपको ठहरना है, अथवा जो होटल आपके टूर पैकेज में शामिल है। हम लोग मंगलम ऑक्सीजन होटल में ठहरे थे, जो बद्रीनाथ मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर है, जो 3 सितारा होटल है। ये होटल पहले से ही हमारे टूर पैकेज में शामिल थे। होटल में 10-15 मिनट आराम करने के बाद हम लोग
श्री बद्री विशाल जी के दर्शन करने के लिए दर्शनों के लिए लगी लंबी कतारों में लग गए, जहां 1 से 1.5 घंटे बाद हमें श्री बद्री विशाल जी के श्री दर्शन का परम व दुर्लभ सौभाग्य मिल गया। अलकनंदा नदी के तट और उसके चारों ओर सुंदर प्राकृतिक छटाओं के बीच बना बद्री विशाल जी का विशाल व भव्य मंदिर में शालिग्राम रूप में विराजे श्री हरि के दर्शन करके एक बार के लिए तो ऐसा लग रहा था कि सचमुच में हम वैकुंठ में ही आ गए हों। आराम से दर्शन करने के बाद भोजन व रात्रि विश्राम के लिए हम लोग वापस होटल मंगलम आ गए। रात्रि विश्राम के बाद दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर दोबारा श्री बद्री विशाल जी के दर्शन करके बद्रीनाथ से रुद्रप्रयाग के लिए रवाना हो गए। इस तरह आपको भी बद्रीनाथ में रात्रि विश्राम के बाद सवेरे दोबारा दर्शन करके रुद्रप्रयाग या जोशीमठ में रुकना है, जहां आपका पहले से होटल बुक है, अथवा टूर पैकेज में जिस जगह ठहरने के लिए पहले से होटल बुक की हुई है। हमारे टूर पैकेज में रुद्रप्रयाग में होटल नारायण में डिलक्स रूम बुक था। इस तरह एक रात रुद्रप्रयाग में रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन सुबह रुद्रप्रयाग से हरिद्वार के लिए निकलना है। रुद्रप्रयाग से श्रीनगर, देवप्रयाग व ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार पहुंचना है। रुद्रप्रयाग से हरिद्वार की दूरी 160 किलोमीटर के लगभग है। उसके बाद हरिद्वार से बस या ट्रेन के मार्फत आपको अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचना है। क्योंकि हमने नोएडा से 2 धाम की यात्रा व वापसी नोएडा तक का टूर पैकेज ले रखा था, इसलिए हम लोग रुद्रप्रयाग से हरिद्वार पहुंचकर हर की पौड़ी पर गंगा स्नान करके उसी दिन नोएडा के लिए रवाना हो गए और देर रात 11 बजे तक नोएडा से कुशल अपने गंतव्य तक पहुंच गए। इस प्रकार नोएडा से केदारनाथ, बद्रीनाथ व वापसी नोएडा का ये डिलक्स टूर पैकेज कुल 7 दिनों का रहा, जिसमें AC किया SUV कार, लग्जरी होटलें, शुद्ध व सात्विक भोजन, हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जी की यात्रा, टोल टैक्स, पार्किंग, सब कुछ मिलाकर हम 3 जन का कुल खर्चा लगभग 1.5 लाख रुपया यानी 50,000 रुपये प्रति व्यक्ति रहा, जिसमें पूरी यात्रा आरामदायक, सुरक्षित व सुकून वाली रही। दोस्तों, 2 धाम की इस पवित्र यात्रा को अगर एक पंक्ति में वर्णित करने की बात हो तो मैं इतना ही कहूँगा कि केदारनाथ धाम में साक्षात शिवलोक यानी स्वर्ग की अनुभूति हो रही थी, तो वहीं बद्रीनाथ धाम में साक्षात विष्णु लोक यानी वैकुंठ की अनुभूति हो रही थी। और इसी अनुभूति का दूसरा नाम ही परमानंद है। आशा करता हूँ कि जो धर्मावलंबी श्री केदारनाथ जी व श्री बद्रीनाथ जी 2 धाम की यात्रा का मानस बना रहे हैं, उनके लिए ये जानकारी बेहद महत्वपूर्ण व उपयोगी साबित होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक व शेयर करना नहीं भूलें, और अगर इस चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी के कल्याण व 2 धाम या 4 धाम की यात्रा के लिए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अपने दोस्त एस्ट्रो DS राठौड़ को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी रोचक व उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री केदार, जय श्री बद्री विशाल।